चलिए दोस्तों, तो ये आती है मेन बारी वीबीए कोड की, जिसके बारे में आप सभी अभी तक वरी कर रहे थे कि वे जरा हमको समझ में आएगा या नहीं आएगा, कैसा होगा वीबीए कोड और किस टाइप से बताया जाएगा ताकि हम इसको समझ सके। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ। मेरी अप्रोच शुरू से ही सिंपल होती है। मैं उस तरह से बताऊँगा जिस तरह से कोई एक 8वीं का बच्चा भी हो तो वो भी समझ जाए। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पूरे वीबीए कोड को आराम से समझ सकेंगे। इसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहले आप फंक्शन डिक्लेयर करो फिर वेरिएबल डिक्लेयर करो, नथिंग लाइक दैट। जस्ट कॉमन सेंस में जैसे आप और मैं बात करते उस तरीके से मैं कोड को समझाऊंगा और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप उसको समझने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। इस कोड को लिखने के लिए हमको ज़रूरत होगी एक URL की, जहाँ से हम डेटा को फैच कर रहे हैं। वो URL हमने ऑलरेडी कैसे लेना है नई NSE वेबसाइट से वो सीख लिया था। उस URL को हमने कॉपी भी कर लिया था। उसी URL को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसकी मेथड सिंपल रहेगी। जस्ट उस URL को कॉपी और पेस्ट कीजिए और डबल इंटरप्रेटेड कॉमा प्लेस कर दीजिए और उसको असाइन करने के लिए वेब URL सपोज हमने एक लिया है, इसको आप वेरिएबल बोल लीजिए और इस पूरे URL को हमने इसमें डाल दिया है। मतलब स्ट्रिंग को एक स्टोर करने के लिए वेरिएबल, क्योंकि हर टाइम पे इतना बड़ा URL लिखना संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये है कि हमको ये पता है कि अब जो भी URL अपने को मिल जाता है उसको क्या करते हैं, हम एक ब्राउज़र ओपन करते हैं और ब्राउज़र में वो कॉपी पेस्ट करते हैं तो URL खुल जाता है। यहाँ पर भी हम सिमिलर प्रोसेस करने वाले हैं, बट यहाँ पर करने के वाले हम उस ब्राउज़र को एक VBA का खुद का ब्राउज़र बनाने वाले हैं। तो इसका बनाने का एक सिंपल प्रोसेस है। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको विद क्रिएट लिख के आपको कुछ ऐसा लिख देना है, तो इससे आपका क्या HTTP ब्राउज़र बन जाएगा। तो अभी तो आपने खाली ब्राउज़र बनाया है, उसमें कॉपी पेस्ट कुछ नहीं किया है, तो ठीक है। अभी हमको क्या करना है, एक लिंक को ओपन करना है। तो उसके लिए क्या रहता है, ये वाला कोड रहता है .open_get_web_url। तो हमने क्या किया, पहले एक लिंक ली, फिर एक ब्राउज़र बनाया, ब्राउज़र में लिंक को पेस्ट किया। अभी कुछ नहीं किया, खाली पेस्ट किया है। अब पेस्ट करने के साथ साथ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब आपने उस URL को पेस्ट कर दिया तो उसके बाद क्या है, उस URL के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। मतलब जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र ऐसा तो नहीं है खाली बस URL दे दिया तो सर्च कर लेता है। उसको कुछ पता होना चाहिए ना कि कंटेंट टाइप क्या है, उसमें कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक आपको कुछ रिक्वेस्ट हेडर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो अब जेसन टाइप का URL पास कर रहे हैं, उसको ये बता दिया, क्योंकि ये ऐसा यूनिवर्सल URL ब्राउज़र तो है नहीं, किसी ने कोड करके तो बनाया नहीं कि भाई पूरा सारी चीज़ें ले लेगा और ऑटोमेटिकली समझ लेगा। तो इसको समझाने के लिए हमको बताना पड़ेगा कंटेंट टाइप आपको दे रहे हैं वो हमारा URL वाला है। फिर आपको रिक्वेस्ट हेडर में अगर एक और जानकारी जो आपको पास ऑन करना पड़ती है वो ये वाली है, तो ये दोनों आपको भेजना पड़ती है। और इसके बाद क्या है, अपने को जैसे अपन एंटर बटन दबाते हैं, अपन ने URL प्लेस किया, फिर उसके बाद उसके रिक्वेस्ट हेडर को सेट किया, फिर अपन एंटर बटन दबा रहे हैं। तो एंटर बटन दबाने के लिए इसमें होता है .send, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो वो वेब पेज पे लैंड हो गया है, मतलब वो वेब पेज विजिबल हो रहा है, आप ऐसा सोच के चलिए। अभी इसके बाद क्या है, वहाँ से कुछ अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा, वो तो होना ही है। जो भी वहाँ विजिबल है वो रिस्पॉन्स है, बट अभी ने उसको देखा नहीं, मतलब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, दिख रहा है, बट अपने को उसको किसी वेरिएबल में फैच कर लेते हैं ताकि उसको हम यूज़ कर पाएंगे। उसको जेसन कन्वर्टर के मदद से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर अपनी एक्सेल में राइट कर देंगे। चलिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस रिस्पॉन्स को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो उसको मैन स्ट्रिंग में .response_text, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हमने ले लिया, ब्राउज़र ओपन किया, लिंक पेस्ट की, उसका रिक्वेस्ट हेडर भेजे 2, और उसके बाद एंटर बटन के लिए .send दबाया। फिर उसके बाद जो डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पर वो अपने को वेरिएबल में लेना था, तो उसको .response_text को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसके बाद क्या है, अगर मान लो वहाँ पर कुछ एरर हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा इंटरनेट वीक है या NSE की वेबसाइट डाउन है, तो फिर आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर आप 2 मिनट बाद फिर से उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, मतलब उस URL को फिर पेस्ट करके उस कंटेंट को रिफ्रेश करना चाहते हैं, यूँ समझ लो। तो हर बार क्या डेटा चेंज होता है ना लाइव मार्केट में, तो उसके लिए क्या करते, ये पूरे को एक फंक्शन बना लेते हैं और उसको बार बार कॉल करते रहते हैं। जब अपन को कॉल करेंगे, जितनी बार ये फंक्शन रन होगा वो जाएगा, URL पेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट हेडर देगा और रिक्वेस्ट को सेंड करेगा और वहाँ से रिस्पॉन्स टेक्स्ट को लेगा। तो काम कर ले, इसको एक फंक्शन के अंदर पैक कर देते हैं, उसको हम बोलते थे फेच अगेन, ठीक है। उसके अंदर पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर क्या है, हमको एक जो सब स्ट्रिंग मिली है, रिसोर्स नॉट फाउंड, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है, उसका मतलब ये कभी अपने को रिसोर्स नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है। उस केस में
हमको ये सब स्ट्रिंग यूज़ करना होगा। इसको मैंने एक वेरिएबल में इसलिए असाइन किया क्योंकि हम इसको कंपेयर कर लेंगे, जो वहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है और ये रिस्पॉन्स अगर मैच हो गया, अगर ये मैच हो गया तो फिर क्या करना है, फेच अगेन को अपने को एक और बार रन करना है इस फंक्शन को, ताकि अपने को फिर से रिस्पॉन्स टेक्स्ट मिल जाए। बट आप उसी टाइम पे फेच करेंगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम से डाउन हो गया और आपको पता है एक बार रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप उसी वक्त हिट करने से क्या फायदा। आप इंटरनेट राउटर को रीसेट करेंगे या एनएसए वेबसाइट को थोड़ा अप होने का वेट करेंगे, उसके बाद आप फेच करेंगे ना। वो तो फंक्शन तो हम कॉल करने के लिए यूज कर लेंगे जहां से अपने को डेटा मिल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, पहले मैच कर लेते हैं कि जो स्ट्रिंग आ रही है अपनी मेन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, मतलब जो रिसोर्स नॉट फाउंड है, वो दोनों अगर इक्वल हुए इस केस में अपने को क्या है, इसको थोड़ा टाइम छोड़ के फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, फिर से टेक्स्ट को फेच करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने इफ फंक्शन लगा दिया। अगर ये दोनों मैच हो जाती है उस केस में आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग में अगर ये फाउंड होता है, मतलब वहां बहुत सारी स्ट्रिंग लिखी आ सकती है, उसमें कहीं भी एक छोटा सा रहेगा कि रिसोर्स नॉट फाउंड, इसलिए मैंने सब स्ट्रिंग बोला है उसको, ठीक है। तो उसमें कहीं भी रिसोर्स नॉट फाउंड रहेगा तो इस फंक्शन में जाएगा और फिर क्या करेगा, थोड़ी देर वेट करेगा। उसके लिए ये कोड लिखेगा, एप्लीकेशन डॉट वेट नाउ प्लस टाइम वैल्यू, 2 सेकंड के लिए वेट करेगा और फिर से फेच अगेन के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो जब तक उसको डेटा नहीं मिल जाए तब तक वो फेच करता रहेगा। तो ये हमारा यहां तक का कोड हो गया। इसके अलावा क्या, अगर मिल गई अपने को जो अपने को चाहिए था वो डेटा जेसन फॉर्मेट में, तो अपने को उसको प्रोसेस करना है डेफिनेटली। तो इफ के बाद हम लिख देते एल्स, तो एल्स में अपना कोड लिख देते, ठीक है। अब जो मेन स्ट्रिंग अपने को आया, वहां से जो डिस्प्ले हो रहा था वो सब आया, तो उसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं जेसन, ठीक है। तो जेसन को एक वेरिएबल में ले लिया और उसको हमने पार्स कर दिया। जेसन कन्वर्टर जो अपन ने अभी जो फाइल को अपन ने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया था ना, उसके अंदर पास कर दिया उस मैन स्ट्रिंग को। तो जेसन कन्वर्टर डॉट पास जेसन मैन स्ट्रिंग, तो जेसन को जेसन कन्वर्टर में पास कर दिया ताकि अपने को स्ट्रिंग आ सके, ठीक है। वो हो गया। अब इसके बाद अपने ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है और हम इस इफ स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमने जो ये किया है विद क्रिएट ऑब्जेक्ट, इसको भी तो एंड करना पड़ेगा, वरना ये तो एंडलेसली चलता ही जाएगा। तो अपना पूरा प्रोसेस जब अपना डेटा फेच हो जाए तो हमको इस विद लूप से बाहर निकलना, तो क्या लिखेंगे, एंड विद, ठीक है। अभी आता क्या है नॉर्मली कि आपको इसके बाद कौन सा कोड निकला, तो आपको नॉर्मली अगर आपने देखा रहेगा तो आपको डेटा फेच करने के लिए बस ये जो 2-3 लाइनें हैं, ब्राउजर बनाना है, 2 रिक्वेस्ट हेडर पास करने हैं और उस रिक्वेस्ट को सेंड करके डिस्प्ले करना है टेक्स्ट। बाद में कन्वर्जन होता है नहीं करता है, इफ एल्स केस लगा के अपने को उस डेटा को सीखना है कि अगर नहीं मिला तो हमको फिर से गो टू फेच अगेन वाले फंक्शन को कॉल करना है। अगर मिल गया तो उसको जेसन कन्वर्टर में पास कर देंगे जिससे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको एक वेरिएबल में ले लेंगे। इतना समझ में आ गया। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा कोड आएगा। हमने डेटा को फेच कर लिया है, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ तक कोड लिख लिया है, हमने ये पूरा कोड लिख लिया है, बट इसमें जो वेरिएबल है उसको हमको डिफाइन करना पड़ता है वन बाय वन। तो उनको डिफाइन करना सीख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बट अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल है तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। मान लो आप 2 अंकों को जोड़ना चाहते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो c का वैल्यू 5 आना चाहिए क्योंकि a प्लस बी है। बट अगर आपने a को 5 दे दिया और b को कुछ लिखा ही नहीं, b को डिफाइन ही नहीं किया और c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया, तो वैल्यू 10 भी आ सकती, 15 भी आ सकती, 100 भी आ सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने उसको बोला ही नहीं कि भाई इनवैलिड भी आ सकती है। हमने उसको बोला ही नहीं भाई कि तू है ना कुछ डिफाइन हो जाए कि इस इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू लेगा। अगर इंटीजर डिफाइन कर दे तो भी रैंडम वैल्यू ले लेगा। तो अपने को पता तो चल जाएगा ना कहां पर मिस्टेक है अपनी। तो उसको अगर अपने को अवॉइड करना है तो उसके लिए अपने को ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना पड़ता है। अगर हमको वो एरर अवॉइड करनी है तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना है। अदरवाइज क्या हम घूमते रह जाएंगे और हमको पता नहीं चलेगा हमारे कोड में कहाँ एरर आ गई, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स आ गई। उसके बाद हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है, उसके अंदर हम ये पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो हम लिख लेते हैं कि फेच निफ्टी ऑप्शन डेटा, ठीक है। और उसके अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि अपना जेसन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देते हैं, क्योंकि जेसन में क्या है, नंबर्स भी आएंगे, स्ट्रिंग्स भी आएंगे, तो हमको एक पर्टिकुलर पता नहीं है, कोमा भी आ जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएगा, तो हम इसको बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सबको ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। मेमोरी में क्या है, एक ऐसा रहता है कि इंटीजर के लिए इतना स्पेस है,
स्ट्रिंग के लिए इतना स्पेस है, अरे के लिए इतना स्पेस है, बट जब आप उसको बताते ही नहीं तो सारी स्पेस ले लेगा, तो उससे क्या अपना कंप्यूटर भी स्लो होता है और उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है प्रोग्राम को। फिर आता है हम वेब यूआरएल, मैन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग एंड इसको स्ट्रिंग की तरह लेंगे। तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, मैन स्ट्रिंग तो क्या है, जो अपना डिस्प्ले हो रहा है फाइनल आउटपुट, वो अपना मैन स्ट्रिंग हो गया। और सब स्ट्रिंग हमने रिसोर्स नॉट फाउंड को लिया था, क्योंकि रिसोर्स नॉट फाउंड आएगा कहीं ना कहीं एरर जब भी हम उसको सर्च करेंगे। और वेब यूआरएल, जो हमको यूआरएल मिला था, जो हमने पेस्ट किया था अपना ब्राउजर बना के, ये सारे हमने यूज कर लिए ऑलरेडी, तो उसको बस हम डिफाइन कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, हमको एक चीज और है। अब आपको जो वहां आउटपुट दिख रहा था अपनी स्क्रीन पे, उसमें क्या आपको बहुत सारी एक्सपायरी का दिख रहा था ऑलमोस्ट। तो मैं चाहता हूं कि हम एक वेरिएबल डिफाइन कर दें जिससे हम एक्सपायरी सिलेक्शन कर सके कि इस एक्सपायरी का डेटा हम लोग फेच करना चाहते हैं। तो ये हो गया डिम एक्सपायरी सिलेक्शन एज इंटीजर। अब इसमें क्या है, कुछ और भी वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, डेटा को लिख रहे होंगे एक्सेल में, तो पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर रोज में लिख रहेंगे। तो मान लो आप रोज को आई मान लो, कॉलम को जे मान लो, ऐसे अपने को जरूरत पड़ेगी, तो उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। आई को भी इंटीजर, जे को भी इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं, और के को भी इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद एक हमको अरे भी मिलेगी। अरे कैसे, जो आपका जेसन से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है, उसमें आप पर्टिकुलर अगर बॉक्स को लेंगे तो उसमें बहुत सारी वैल्यू रहेगी। मान लो आपने एक एक्सपायरी डेट का डेटा जेसन में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर एक्सपायरी देखो उसमें 1 2 3 4, वो अरे के फॉर्म में रहेगा, बहुत सारी स्ट्रिंग्स रहेगी उसमें। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रिंग के फॉर्म में, ये इसलिए डिफाइन करना जरूरी है, हम सबको ऑब्जेक्ट की जैसे डिफाइन कर लेंगे, बट मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगी, उस केस में हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। सेकेंड चीज़ है, अगर आपने इस स्ट्रिंग को मतलब अरे को अरे की तरह डिफाइन किया तो कम मेमोरी रहेगा, और हमको ये भी पता रहेगा भाई कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ हमको क्या करना है, कैसे इसको डील करना है। इंटीजर है तो हम उसको ऐसा तो नहीं है कि इंटीजर को इंटीजर के साथ ही ऐड करेंगे ना, मतलब 1 को 2 के 1+2 ही करते हैं ना अपन लोग, 1+a तो नहीं करते। तो यहाँ पर ये अपने को क्लियर हो जाता है कि हमको उसको कैसे डील करना है। तो ये तो हो गया यहाँ तक का पार्ट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, अभी हम आपको बताने वाले हैं इसके बाद आपको क्या कोड लिखना है। यहाँ पर अपने को एंड इफ एंड विथ तक तो हमने लिख लिया था पिछली बार, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो एक एक्सेल शीट बनाई थी उसमें क्या क्या वैल्यूज थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि हम उसके हिसाब से कोड लिख सकें। मतलब एक्सेल में हम लोग जो ये पूरा डेटा फेच करके लिखने वाले हैं, तो उसके लिए हमने कुछ कॉलम्स बनाए थे, कॉल, पुट, चेंज इन कॉल, चेंज इन पुट, VI, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोल लो, या चेंज इन प्राइस, प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। तो कैसा दिखेगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। वहाँ पर हम ये पूरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अंडरलाइंग वैल्यू मतलब जो पर्टिकुलर स्टॉक या सिंबल रहेगा, जो भी सिंबल ले लो, चाहे इंडेक्स होगा, स्टॉक होगा, उसकी वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम पे फेच हो रहा है। और फेचिंग का डेट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी आप शायद एक्सेल फाइल खोले और वो रिफ्रेश ही नहीं हो, और आप सोचेंगे अरे यार मैं तो इस बेस पे आप ट्रेड करेंगे और ऊपर की एक्सपायरी मैच ही नहीं होगी, तो आपका पूरा ट्रेड गलत चला जाएगा। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप किस डेट को फेच कर रहे हैं और किस टाइम को फेच कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपने फेच पहले किया हो 1 घंटे पहले, और आप एक्सेल को खोल के आप टाइप कर रहे हो और रिफ्रेश हुआ ही नहीं ऑटोमेटिकली, तो आप उस डेटा पर ट्रेड कर रहे हो जो ऑलरेडी पहले बीत चुका है, और उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट गलत आएंगे। तो आपको क्या है कि कितने टाइम पे फेच हो रहा है वो भी यहाँ लिख देना जरूरी है। और उसके बाद हम ये एक होती है एक्सपायरी, कौन सी एक्सपायरी को फेच कर रहे हैं। सपोज अब एक्सपायरी सिलेक्शन का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसका पर्पस यही था कि यहाँ पर हम एक्सपायरी 2, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपायरी 2, मतलब ये सेकेंड एक्सपायरी को डेटा को फेच कर रहा है। सेकेंड एक्सपायरी कैसे, या जो एक्सपायरी आने वाली है वो 1, उसके बाद वाली 2, उसके बाद वाली 3। तो यहाँ पर आप खाली वैल्यू बदलते जाइए, O1 जो है ना सेल, उसमें 1 2 3 4 जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी बदलती जाएगी उसके डेटा फेच करते जाएंगे। और ये सब चीज़ों का क्या है, मैं ऑलरेडी कोड में ऐसा लिख दूंगा कि आप अगर इसको डिलीट भी कर देते हैं यहाँ तक एम तक के कॉलम को, तो भी ऑटोमेटिकली क्या है फिर से रिटर्न हो जाएगा और फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोड लिखने में। वेल इसके बाद अपन देखेंगे कि जो वेरिएबल अपने डिक्लेयर किए थे वहाँ पर j=4 से चालू करते हैं। अब मैंने j=4 से क्यों चालू किया, आप ये सब सोच रहे होंगे क्यों ऐसे ही आगे लिख दिया आपने। वेल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 3 रो ऑलरेडी भरी हुई है, तो यहाँ पर तो मैं कुछ लिखना नहीं चाहता, ठीक है। हम चौथे से ही चालू करेंगे ना, अगर जो डेटा लिखना है जो ज़्यादा चेंज होगा, कॉल ऑप्शन या समझ लो ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल का या पुट का जो भी लिखना है, तो इसलिए हमने j=4 का मतलब ये रो, ठीक है। तो रो को मैंने j से डिनोट किया है। वेल इसके बाद हम क्या करते हैं, इस शीट को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमने देखा था जिस मॉड्यूल को अपन लिख रहे थे वहाँ शीट 1 लिखा था। अब यहाँ पर एक में अपन 4-5 शीट बना लिए मान ले, तो एक्सेल को ऐसे पता चला है किस शीट में लिखना है। अब मान लो आपने कोई और ओपन कर रखी है शीट और उसमें कुछ आपने कैलकुलेशन कर रखी है, और अगर वो ओवरराइट कर दिया तो वो पूरी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी।
इसलिए आपको क्या है उस शीट को एक्टिवेट करना है। फिर उसके अंदर अपने पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करने का हमको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सिंस अपन क्या है एक्सपायरी तो 1 2 3 अपने मैन्युअल लिखेंगे, तो इसको डिलीट नहीं करना है अपने को ओ कॉलम को, और एन को भी छेड़ना नहीं है अपने को। तो जो डेटा है वो डिलीट करना ए से लेके एम कॉलम तक, और उसको रिफ्रेश करते जाना है। अगर एक्सपायरी चेंज करनी हुई तो हम यहाँ एक्सपायरी के डेटा को मैन्युअली चेंज कर देंगे। तो क्या करते, उतनी रेंज को सिलेक्ट करके हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का मतलब या क्लियर करने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप डिलीट नहीं करते हैं और पुराना डेटा रह जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जो ऑप्शन चेन में आप ओपन इंटरेस्ट बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, तो जो स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं, सपोज अभी 16,000 से लेके 18,000 तक के स्ट्राइक प्राइस है, या कुछ भी मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ। तो अगर वो स्ट्राइक प्राइस किसी एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा हो जाते, किसी की एक्सपायरी में बहुत कम हो जाते, तो अगर अपन ने क्लियर नहीं किया उस डेटा को लिखते रहे, तो अपनी जो कैलकुलेशन है वो पूरी गड़बड़ा जाएगी। तो इसीलिए हमको क्लियर करना ज़रूरी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 150 स्ट्राइक प्राइजेस होती है, तो वहाँ तक कि हम क्लियर कर लेते हैं डेटा को। तो वो क्या है, A1 से लेके M150 ले लो, मतलब फर्स्ट सेल ले लो A1 वाला, और M150 ले लो, वहाँ तक के रेंज को हम सेलेक्ट करके उसको क्लियर कर देते हैं। ये तो हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि अभी हमको A1 to C1 जो मैंने लिखा है अंडरलाइंग वैल्यू, इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं और मर्ज कर देते हैं। क्लियर तो हो गया था, अभी इन दोनों को मर्ज करने का मतलब क्या है, ताकि हम वहाँ मर्ज हो जाएगी तो अंडरलाइंग वैल्यू भी आपको दिख जाएगा पूरा अच्छे से, और उसके साथ आपको उसकी कितनी वैल्यू वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज यहाँ पर हम D से लेके G तक भी करेंगे, उसमें रेंज D1 to G1 और मर्ज सेल्स ट्रू कर देंगे। ऐसे ही हम H से लेके K तक को भी हम मर्ज कर देंगे। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जेसन फॉर्मेट है, और जेसन के अंदर कैसे डेटा लिखा गया है उसको यहाँ आप देख सकते हैं। जेसन के अंदर रिकॉर्ड्स है और फिल्टर्ड है, और रिकॉर्ड्स के अंदर एक्सपायरी डेट्स और डेटा है और स्ट्राइक प्राइस है, 3 चीज़ें हैं। और फिल्टर्ड के अंदर डेटा, कॉल और पुट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक्सेस अपन कैसे कर रहे हैं वो सब अपने को ईजी रहे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद। यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, जो हमने क्लियर किया है A to C, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, अंडरलाइंग वैल्यू, मतलब वो अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने पास जेसन ने कन्वर्ट करके तो दे दिया, अभी हम रिकॉर्ड्स में जाएंगे, रिकॉर्ड्स में से हम फिल्टर करेंगे अंडरलाइंग वैल्यू को। ये कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पर्टिकुलर कोड लिखना है। रेंज A1 की जो वैल्यू है, अगर कोई A to C मर्ज हो जाए तो आपको C1 में नहीं लिखना, आपको खाली A1 में लिखना है। ऑटोमेटिकली C1 तक दिखेगा कि वो दोनों मर्ज्ड सेल है, ये तीनों मर्ज सेल है। तो उसकी वैल्यू को हम सेट कर देते हैं। तो रेंज A1 डॉट वैल्यू, और उसमें क्या होगा, अंडरलाइंग वैल्यू। ये तो स्ट्रिंग है, ये तो ऐसा कैसा, ये तो चेंज होगा नहीं। और एंड इसलिए लगा है ताकि ये कंबाइन कर दे स्ट्रिंग और एक और जो अपनी स्ट्रिंग आ रही है उसको। तो हम रिकॉर्ड्स में से अंडरलाइंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो रिकॉर्ड्स में डेटा था ना, उसके अंदर एक अंडरलाइंग वैल्यू है डेटा के अंदर, रिकॉर्ड्स में डेटा के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर से अंडरलाइंग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी अंडरलाइंग वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पर ये भी बोला था कि इसका टाइम जो कितना है वो भी लेना ज़रूरी है। टाइम मतलब जो अपना है किस टाइम पे अपन फेच कर रहे हैं। तो टाइम स्टैम्प यहाँ पर भी लिखा है, आपको दिख रहा है रिकॉर्ड्स के अंदर। तो ऐसे हम टाइम स्टैम्प्स को भी ले लेते हैं। ये हो गया, उसको हमने अरे में लिया है क्योंकि टाइम स्टैम्प्स बहुत सारे होंगे, तो हमने उसको अरे में लिया। अंडरलाइंग वैल्यू तो एक ही होगी ना, सब वैल्यू कौन सी वैल्यू उसने फेच की, तो अंडरलाइंग वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे तो एक ही होगी, तो वो तो कोई एरर देगी नहीं। बट डेटा जो डेट और टाइम स्टैम्प होगा वो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी इसके बाद क्या है, अपने को फिर से मैंने बोला था डी से जी तक को भी हम मर्ज करेंगे सेम सिमिलर फैशन में, D1 to G1 डॉट मर्ज सेल ट्रू। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग अभी देंगे हम फेचिंग डेट, मतलब किस डेट को हम लोग फेच कर रहे हैं। तो जनरली जो डेटा आ रहा है, मैं अपन ने क्या टाइम स्टैम्प ले लिया था। टाइम स्टैम्प एक्चुअली ऐसा नहीं कि हम अपना ले रहे हैं, मतलब कि अपने यहाँ सिस्टम से अपन बोल रहे हैं कि आज की डेट ले लो, आज का टाइम ले लो, ऐसा नहीं है। जो उस पर्टिकुलर जेसन फाइल को जो हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था उसमें जो लिखा है वहाँ से अपन लोग फेच कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से फेच करने का मतलब ये है क्योंकि बहुत बार NSE की वेबसाइट ऑलमोस्ट 3 से लेकर 15 मिनट तक लेट फेच करके डेटा देती है। तो अगर मैं अपना खुद का टाइम लेने लग जाऊंगा तो मैं तो सोचूंगा लाइव डेटा ले रहा हूँ, बट अल्टीमेटली वो जो डेटा है वो डिले आएगा। तो उसमें भी एक टाइम स्टैम्प रहता है किस टाइम पे NSE ने डेटा को फेच किया है। तो उसकी वैल्यू को हम सेट कर लेते हैं। फेचिंग डेट भी वहीं से लेंगे कि कभी आपने रिफ्रेश नहीं किया और मैंने आज की डेट अगर हम सिस्टम से उठाते हैं तो उसमें एक दिक्कत हो जाती है कि कल आपने मान लो डेटा फेच किया था और आज आपने एक्सेल फाइल ओपन करके आप ट्रेड करने लग गए, और उस टाइम पे वो तो
अगर अपने सिस्टम की डेट ली तो वो तो बोल देगा हाँ मैंने आज का डेटा फेच कर लिया, बट अल्टीमेटली वहाँ से जो एनएससी ने तो डेटा अपडेट किया ही नहीं, तो हमको वहाँ से टाइम स्टैम्प को भी फेच करना है। तो डेटा अरे में से क्या है, हम फॉर्मेट टाइम डेट को सेकेंड का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10/6/2022 उस फॉर्मेट में ये उसको लिखेगा। तो फेचिंग डेट भी आ गई अपनी। अब हम फिर से मर्ज कर लेते हैं H1 to K1। इसका मर्ज करने का पर्पस यही है कि ठीक है अभी अपने को यहाँ भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वेल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एरो लेज़र पॉइंटर से बताया, हाईलाइट करके बता दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा पेन से बता देता हूँ। ये जो फेचिंग टाइम है ना, इसको अपन कर रहे हैं। वेल इससे क्या होगा कि अपने को ये रहेगा कि हमको कौन सा फेचिंग टाइम मिल रहा है वो सब पता चल जाएगा। वेल लेट्स सी। अभी इसके बाद क्या है, हमको मर्ज कर दिया है। मर्ज करने तो पहले मर्ज के बाद क्या करेंगे हम लोग फेच करेंगे पर्टिकुलर टाइम को, वो भी टाइम स्टैम्प के हिसाब से। तो टाइम कहाँ है, ये रहा। पहले तो मर्ज किया इन तीनों सेल को, अभी टाइम पे जाएंगे। तो अभी हम लोग फिर से टाइम को भी ले लेते हैं। 0 में जो आएगा डेटा अरे में वो आएगा डेट, और 1 में आएगा वो आएगा टाइम। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी हमको O1 की वैल्यू पता करनी है। O1 की वैल्यू क्या है, वेल O1 की वैल्यू मतलब कौन सी एक्सपायरी, ये वाली। अपने को सेकंड एक्सपायरी फेच करनी है, फर्स्ट एक्सपायरी फेच करनी है, तो इसको मेरे वेरिएबल ही सेट कर दिया। तो एक्सपायरी सिलेक्शन हमने यहाँ से ले लिया, और रेंज ये देखिए मैंने रेंज की वैल्यू ले ली ना, O1 की वैल्यू, मतलब रेंज से हमको ये पता चला कौन सी एक्सपायरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, हम A2 to F2 को मर्ज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉल लिख रहे हैं ना, तो ये पूरा हम मर्ज कर देंगे और ये वाला भी हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर मर्ज कर दिया और इसकी वैल्यू को हमने सेट कर दिया, कॉल वैल्यू को इक्वल कर दिया। और यहाँ पर अपन ने एक्सपायरी सिलेक्शन थी, एक्सपायरी सिलेक्शन के बेसिस पे हमने इसमें से फिल्टर कर लिया। रिकॉर्ड्स में गए, फिर एक्सपायरी डेट्स में गए, रिकॉर्ड्स फिर एक्सपायरी डेट्स में से हमने एक्सपायरी सिलेक्शन, मतलब फर्स्ट वाले को लेना है, सेकंड वाले को लेना है, थर्ड वाले को लेना है एक्सपायरी डेट में, वो देख लिया। तो ये कैसे गए हम लोग, यहाँ पर देखिए, ये रिकॉर्ड्स था अपने जेसन डेटा में, वो स्ट्रीम कन्वर्ट हो गया। तो जेसन के अंदर रिकॉर्ड्स के बाद एक्सपायरी। अभी इस एक्सपायरी में ऐसा है कि पहली एक्सपायरी, दूसरी एक्सपायरी, तीसरी एक्सपायरी, ऐसे मतलब बहुत सारी एक्सपायरी है। तो एक अपने को मिल गई। फिर इसके बाद अपने क्या किया, H2 to M2 को मर्ज कर दिया। मैंने पहले बता ही दिया था पुट लिखने के लिए, और पुट लिख दिया वैल्यू सेट करके। उसके बाद अपन ने क्या किया, हेडर वैल्यूज चाहिए अपने को। हेडर वैल्यूज मतलब ये जो थर्ड रो दिख रही है ना, जिसमें ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, IV और ये सब आ रहा है, अभी ये भी तो लिखना है अपने को। तो इसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग में लिख लेते हैं पहले तो, OI, चेंज इन OI, ये वो फलाना ढिमका, और उसको बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज को सेट कर देंगे। तो यही कर लेते हैं, पहले हेडर वैल्यू का वेरिएबल बना देते हैं, और इसके अंदर हम अरे के फॉर्म में इसको, बहुत सारी स्ट्रिंग मैंने पहले बताया, बहुत सारी स्ट्रिंग होती है तो उसको इसलिए अरे में लिखते हैं। अरे का मतलब ही होता है कि बहुत सारी स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो VBA डॉट अरे ये पूरा ले लिया, उसमें हम हेडर की वैल्यू को सेट कर देंगे। ठीक है, हेडर की वैल्यू जैसे आप सेट करते हैं, A3 to M3 वैल्यू इज इक्वल टू हेडर वैल्यू। ठीक है, A3 मतलब A3 यहाँ आएगा, और M3 जो आएगा वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सेट कर दी, तो अपने को सारी चीज़ें लिख गई ऑटोमेटिकली। ये इसलिए मैंने यहाँ पर कोड में लिखा है, क्योंकि बहुत बार अपन लोग क्या है, गलती से इसको डिलीट भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली एक्सपायरी है जो O1 वाले डेटा, इसको आपको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से वो पूरा डेटा लेता रहेगा। वेल उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉन्ट स्टाइल तो बोल्ड, ये सब चीज़ें तो फॉर्मेटिंग के अंदर आती है नॉर्मली। फिर उसके बाद अपन ने कलर इंडेक्स भी बोल दिया, कौन से कलर का फॉर्मेटिंग रहेगी, ये नॉर्मल चीज़ें आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बट इट्स जस्ट लाइक ब्यूटीफाई करने के लिए ये चीज़ें। फिर अपने इंटीरियर कॉलम में कौन सा कलर भरना है, इंडेक्स कौन सा रहेगा, वो सब चीज़ें अपन ने सेट कर दी है। बॉर्डर स्टाइल कौन सा रहेगा, बॉर्डर स्टाइल मतलब बॉर्डर में आपको देखा ना, एक्सेल जो सेल होता है उसका चारों तरफ बॉर्डर भी होता है, वन साइड बॉर्डर भी होता है, सेकंड 2 साइड बॉर्डर भी होता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली अपन कर रहे हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो इसमें एक सेल में OI लिखा है, बट इसकी जगह चेंज इन OI लिखा रहता, तो वैसे तो चेंज यहाँ पर आ जाता और OI यहाँ आता, तो अपने को पूरा टेक्स्ट दिखता ही नहीं। बट अगर रैप टेक्स्ट कर देंगे तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी एक थर्ड वाले की, और यहाँ पर अपने को पूरा दिख जाएगा। वेल ये खाली फॉर्मेटिंग है, उतना ज़रूरी नहीं है, आपको खाली डेटा फेच करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो करने के बाद ट्रू कर दिया रैप टेक्स्ट में। तो आगे हम ये देखिए, यहाँ पर आपको पता चल गया कि कैसे अपना डेटा पूरा दिखेगा।
यहाँ पर आपको अंडरलाइंग वैल्यू, फैचिंग डेट, फैचिंग टाइम और ये हेडर वैल्यूज़ हो जाएगी। कॉल और पुट को मर्ज करके अपने कॉल लिख दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर एक्सपायरी सिलेक्शन के हिसाब से हमने एक्सपायरी लिख दी, जो अपना O1 का डेटा था उसके हिसाब से फैच करके लिख देगा। और हमने यहाँ तक पूरा समझ लिया था, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी इसके बाद का कोड अपन समझ लेते हैं, बट कोड समझने से पहले हम फिर से वो डायग्राम ले आते हैं जिसमें उनको पता है कि किसके अंदर क्या है, मतलब फिल्टर के अंदर क्या है, डेटा के अंदर क्या है। तो वो ये देखिए, जैसे जेसन के अंदर रिकॉर्ड्स है और फिल्टर्ड है। रिकॉर्ड्स के अंदर एक्सपायरी डेट, डेटा है और स्ट्राइक प्राइस है, और फिल्टर के अंदर डेटा, सी और पी है, ठीक है। तो वह इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये डिक्शनरी वैल्यू होती है, जो ये आती है ना करली ब्रेसेस में, ये डिक्शनरी वैल्यू होती है। जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर लिखने का होगा वो होगा कि हम लोग लूप चला देंगे। हमको सारा डेटा तो मिल गया है, हमने कहाँ तक बना लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक बना लिया है। अभी बस वो जो डेटा है जो अपन ने पहले लिया था ना, आई जे के करके वेरिएबल सेट किया था, उसके हिसाब से हम लोग रोज और कॉलम में मूव होते रहते हैं और वहाँ पर डेटा को राइट करते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले डेटा है तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स के अंदर से अपने को डेटा निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लूप चला देते हैं। लूप क्या करेगा, फॉर लूप चला देते हैं, 1 से लेके जहाँ तक ये डेटा है वहाँ तक ये चलता ही जाएगा, 1 से लेके जहाँ तक डेटा है वहाँ तक। इसीलिए मैंने लिखा है जेसन रिकॉर्ड्स डेटा डॉट काउंट, तो वहाँ तक ये लूप चलता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक वो डेटा लिखाता जाएगा। अपने को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रैंडम काउंट करेंगे और उस काउंट में कम या ज़्यादा डेटा आ गया तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा हो जा सकता है। अभी अपन जो डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या है, आई से लेके हम यहाँ तक काउंट कर रहे हैं। पहले आई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सी, अगर ये जो डेटा है ना, इस डेटा के अंदर सारी एक्सपायरी का डेटा है। मतलब कॉल का डेटा लेंगे, पुल का डेटा, कॉल पुट कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, तो अपने को तो पार्टिकुलर एक्सपायरी चाहिए। तो पार्टिकुलर एक्सपायरी के लिए क्या करेंगे, हम इफ फंक्शन यूज़ कर लेंगे। अगर वो एक्सपायरी मैच करती है जो हमने फेच की है, अगर इस डेटा वाली एक्सपायरी से, इस डेटा के अंदर जो एक्सपायरी है उससे, तो अपने को वो डेटा काम का है और उसको अपने को लिखना है एक्सेल फाइल में। वेल यही मैंने यहाँ पर किया है। रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स के अंदर डेटा में गया हूँ, ये रिकॉर्ड्स के अंदर ये डेटा में गया हूँ। यहाँ पर आई मतलब पहले 1, जो फर्स्ट वाले सारे डेटा है उनकी एक्सपायरी डेट देखेगा, फिर यहाँ पर अपनी एक्सपायरी डेट जो शीट से उसको कंपेयर करेगा। अगर दोनों सेम है तो ही इस लूप को आगे बढ़ाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ने एक चीज़ तो क्लियर कर ली कि हमने डेटा को फिल्टर करके अपनी एक्सपायरी का डेटा को ले लिया है। बट इसके बाद क्या होता है, नॉर्मली अंडरलाइंग स्ट्राइक प्राइस है, अंडरलाइंग जो प्राइस है उसके अगेंस्ट अपने को स्पॉट प्राइस मिल जाता है। तो निफ्टी जो होता है 5000 पॉइंट ऊपर और नीचे तक के अपने स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, क्योंकि उतने ही अपने काम के होते हैं। फालतू में सारा डेटा लेने से कोई मतलब नहीं। मान लो अभी निफ्टी का जो अंडरलाइंग प्राइस है 16000 चल रहा है, तो 5000 ऊपर तक के स्ट्राइक प्राइस मतलब 11000 और नीचे तक के मतलब 22000 तक के स्ट्राइक प्राइस को हम फिल्टर कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हम इफ कंडीशन लगा देते हैं और दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस आया है डेटा के अंदर से, उसमें से अपन क्या करेंगे, अंडरलाइन को माइनस कर देंगे, और अगर वो 500 है तो हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक वेरिएबल सेट कर देते के, तो ये तो अपना जेसन के डेटा को काउंट करने के लिए आई हो गया। अपने को रो और कॉलम के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, तो एक को तो के को 1 कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉर्ड सी में से जो डेटा है 1 बाय 1 अपन फेच करते जाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो ही वो डेटा को फेच करेगा। ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा तो ये फिर इस डेटा को फेच करके नीचे वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अपने को क्या करते हैं, सेल जो है j + k + 5, ठीक है। ये देखिए j और k + 5, तो j की वैल्यू कितनी सेट की थी अपन ने की थी 4, ठीक है। और k + 5 मतलब 6 वाले कॉलम में चेंज है, ठीक है। तो यहीं पर अपने को चेंज लिखना है। तो क्या लिख रहे हैं अपन, सेल नंबर अगर अपन लिखना चाहें, j का वैल्यू है 4,6, तो 4,6 कौन सा है, 4th रो और 6th कॉलम, मतलब ये वाला। तो यहाँ पर अपने को चेंज की वैल्यू लिखनी है, वही हमने यहाँ किया। इस सेल की वैल्यू को हमने रिकॉर्ड्स में से डेटा को फेच किया, डेटा के बाद हमने उसको काउंट किया और सी में गए, क्योंकि यहाँ पी की वैल्यू तो लिख नहीं सकते, और वहाँ से चेंज की वैल्यू को फिल्टर किया और लिख दिया। इसके बाद हमने सेम चीज़ की j k + 4 में, और यहाँ पर अपने लास्ट प्राइस को लिख दिया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को। ऐसे ही अपन ने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के डेटा को लिख दिया सीई के लिए। फिर अपन ने टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम को मतलब लिख दिया, मतलब सेल की वैल्यू को अपन इक्वल कर रहे हैं
रिकॉर्ड्स में जाके, डेटा में जाके पर्टिकुलर आई को लेके सी मतलब कॉल के डेटा को लेके टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है, ऐसे ही चेंज इन पीओआई हो गया। well, अगर यहाँ पर कुछ डेटा नहीं आता है उस केस में भी अपने को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो उसमें एल्स अपन उस सारी वैल्यू को अपन ब्लैंक लिख देते हैं। अगर कुछ वैल्यू नहीं आती है अपने फैच करने पे तो सारी वैल्यू जो अपन ने ऊपर सेट की उसकी वैल्यू को अपन ब्लैंक लिखेंगे अगर कुछ भी वैल्यू फैच नहीं होती। इनकेस क्या होता है कभी कभी अगर कुछ वैल्यू नहीं भी रही तो जो रहता है वो अपनी एनएससी जो रहता है वो अपनी जेसन फाइल में अपडेट नहीं करता उसकी वैल्यू। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं तो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करेगा, तो फिर अपने को ऑटोमेटिकली अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, यार कुछ वैल्यू नहीं तो क्या करें उसको ब्लैंक लिखना है। तो यहाँ पर ब्लैंक लिख दिया हमने। अभी इसके बाद क्या करते, सेम जो अपन ने किया है ना इस फंक्शन को तो एंड कर लेते और फिर पुट के लिए भी कर लेंगे। तो चलो अभी वही देखते हैं कि पुट के लिए कैसे कर सकते हैं। इस फंक्शन को एंड कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये जेसन का फॉर्मेट है, जेसन में क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पर अपने को दिख रही है। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर अपन कैसे लिख सकते हैं। ये अपना डेटा यहाँ पर फैच हो रहा है, वो भी अपन ने यहाँ ले लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जब देखेंगे तो हमने यहाँ पर पी के अंदर के डेटा को फेच करना स्टार्ट कर दिया जो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। और फिर उधर जे के प्लस 12, जे का वैल्यू कितना था 4 मतलब फोर्थ रो, और के प्लस 12 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 और 1 13 हो गया क्योंकि के प्लस 12 है, के की वैल्यू 1 है। तो ये वाली मतलब ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू लिखनी है। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड्स के अंदर गए, डेटा के अंदर गए और पी की वैल्यू को फिल्टर किया और उसके अंदर से ओपन इंटरेस्ट को निकाला, ठीक है, और उसकी वैल्यू को यहाँ सेट कर दिया। फिर अपन आई की वैल्यू बढ़ रही है ना, जैसे 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 इनका काउंट बढ़ रहा है तो फिर अपन अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं और अलग अलग जगह लिखते जा रहे हैं। सेम ओपन इंटरेस्ट बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को लिख लेंगे। फिर उसके बाद अपन ट्रेडेड वॉल्यूम, फिर लास्ट प्राइस सिमिलर फॉर्म में। और अगर कुछ भी वैल्यू नहीं आई तो अपन उसकी वैल्यूज को सारे को 1 सेट कर देंगे एल्स वाले फंक्शन के अंदर डाल के। तो वही मैं यहां बता ही देता हूं। और फिर इस फंक्शन को एंड भी करेंगे, एंड इफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो सारी डेटा हमने को जो फेच करना था वो फेच हो गया, ऑलमोस्ट अपना काम हो गया। बस थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग बची है, सेल की विड्थ बची है, वो अपन देख लेते हैं, वो भी देख ही लेंगे। और इस फंक्शन को बार बार कैसे अपन रिकॉल कर सकते हैं उसके लिए एक और फंक्शन लिख देंगे और उसको अपन रिकॉल कर लेंगे इस जब ये लूप समाप्त होता है उससे पहले ही, ताकि फिर से ये फंक्शन चलता रहे उस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट आई मतलब आई की वैल्यू बढ़ा देगा और फिर से इसको चालू कर देगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये नेक्स्ट आई में गए और अपन ने क्या किया, अभी ये कॉल अलाइन सेल्स वाला जो फंक्शन है ना, ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो ओ आई की डेटा है वो क्या पूरे सेल को फिलअप कर देता, फिर उधर हैश आने लगता है। तो इसको क्या विड्थ को अपने को कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, किसी को बोल्ड करना है, कहाँ पर 0 सेट करना है, वो सब उसके लिए ऑल सेल्स का एक फंक्शन लिख देंगे और उसको रिकॉल कर लेंगे, वो पूरा फॉर्मेटिंग का काम भी देख लेगा। अभी क्या करते हैं, अभी इस फंक्शन को अपने को क्या थोड़ी थोड़ी देर में फेच करना है इसको, ताकि एग्जीक्यूट होता रहे। तो अपने एप्लीकेशन डॉट वेट और नाउ प्लस टाइम वैल्यू मतलब 5 मिनट में ये ऑटोमेटिकली ये फिर से रन होता रहेगा और सारी चीज़ें जो अपन ने मैन्युअली की वो होता रहेगा। तो इस कॉल अलाइन सेल्स के अंदर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको सब करके अलाइन सेल करके हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल दे दिए, माई रेंज एंड सेल, जो आपको यहाँ दिख ही रहे ये दोनों, ये माई सेल और माई रेंज। इनको रेंज के फॉर्म में लिखा है क्योंकि अपने को पता है सेल भी बहुत ज़्यादा होंगे, रेंज भी ज़्यादा होगी, तो अपने को माई रेंज सेट करनी है। तो वो इसमें जो है एक्टिव शीट, जो भी अपनी शीट अपन ने पहले एक्टिवेट की उसमें जो भी यूज़ हुई उसको ओपन करेंगे और इसमें जो भी सेल है उसमें क्या क्या ऑपरेशन करेंगे वो देखो। पहले हम सारे जो है उनको सेंटर करेंगे। ये मान लो ये क्या है, ये अगर शुरू में लिखा हुआ आएगा शायद इधर लिखा आ जाए राइट में या लेफ्ट में ऊपर नीचे, तो उसको सेंटर करना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब तरह से। और फिर क्या ए टू एम कॉलम को ऑटो फिट करना है ताकि हैशेस का नहीं आए और उसको एंड सब कर देना है। तो ऐसे आपको वीबीए के माध्यम से एक्सेल में डेटा को फेच करना है एनएससी की नई वेबसाइट से।